देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जनरली दो चीजों की स्टडी कराती है। दो एनर्जी है जो उसकी स्टडी करते हैं। पहला इलेक्ट्रिकल एनर्जी और दूसरा केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी, इन दोनों की इंफॉर्मेशन देती है और इन दोनों के बीच में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करती है। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of electrical energy and chemical energy and establish the quantitative relationship between them. इन दोनों के बीच में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करती है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी से जो एनर्जी मिलती है उसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। और केमिकल एनर्जी क्या हो गई? केमिकल एनर्जी वो हो गई अगर केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज होता है तो इससे जो एनर्जी इवॉल्व या एब्जॉर्ब होती है, इससे जो एनर्जी निकलती है वो केमिकल एनर्जी होती है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है कौन? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इसमें हम मेन पढ़ते हैं सेल। सेल एक क्या होता है? एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें इलेक्ट्रोड फिट होते हैं। ये बैटरी से फिट होते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट रखा होता है। इलेक्ट्रोलाइट होता है और इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जिसमें चार्ज होगा, जैसे NaCl हो गया या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, H2SO4 हो सकता है। तो एक इस तरीके का अरेंजमेंट होता है इसमें इलेक्ट्रोड फिट होते हैं इलेक्ट्रोलाइट में और बैटरी लगी होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। इस तरीके के अरेंजमेंट को हम कहते हैं सेल। जनरली जो सेल होते हैं आपके पास वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दूसरा होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के आपके पास बुक में बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल। डेनियल सेल में फिक्स होता है जिंक और कॉपर ही लगा होता है, तो उसी को डेनियल सेल कहते हैं। तो ये दोनों एग्जांपल हैं जो आपके वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के एग्जांपल है, और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसे बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होती है केमिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो चेंज हो जाती है केमिकल एनर्जी। इस तरीके के हम सेल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दूसरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं जो केमिकल एनर्जी को चेंज करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी ये एक दूसरे के अपोजिट में हो गया। केमिकल एनर्जी है जो चेंज होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो उसे कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यानी इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, जैसे आपका इन्वर्टर वगैरह होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आएगा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी हमें, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगी केमिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रो केमिकल सेल है जो केमिकल एनर्जी को चेंज करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करता है केमिकल एनर्जी। अब कुछ इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो यहाँ पे यूज होते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स इसमें कौन कौन से टर्म्स हैं? पहला, इलेक्ट्रोड किसे बोलते हैं? एक इलेक्ट्रोड जनरली मेटल रॉड होती है एक्सेप्ट ग्रेफाइट। मेटल रॉड है एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को छोड़ के। ग्रेफाइट नॉन मेटल होता है लेकिन ये भी इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है। थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड दो तरीके के होते हैं हमारे पास, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। तो यहाँ पे हम प्लस और माइनस चार्ज नहीं कहेंगे क्योंकि कहीं पर कोई प्लस कहीं पे कोई माइनस होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि एनोड उसे कहेंगे जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड वहां पे कहेंगे जहाँ पे रिडक्शन होगा। ये फिक्स है,
साइन से हम इसे कभी जज नहीं करेंगे, हम करेंगे प्रोसेस से। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो हम उसे कहेंगे कैथोड, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उसे कहेंगे एनोड। इसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोड और आयंस के बीच का, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में, आयंस और इलेक्ट्रोड के बीच में, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये दो तरीके से होता है, पहला ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा रिडक्शन पोटेंशियल। जैसे नाम से पता चल रहा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी ऐसा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी आपने ये इलेक्ट्रोड रखा है और यहाँ पे आयंस है, तो इलेक्ट्रोड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, क्योंकि ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। जिंक है, कोई भी है, तो ये जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो हम इसे कह देंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। ऐसी दूसरा आता है रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब जहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपने जैसे इलेक्ट्रोड रखा है, यहाँ पे आपका आयंस रखे हुए, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, यानी यहाँ आयन से इलेक्ट्रॉन लेगा, ये आयन से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो यहाँ पे जिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा, और रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आयन से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, आयन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जब आयन से खींचता है यानी जहाँ पे रिडक्शन होगा उसे कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल, और जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा उसे कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए तभी मूवमेंट होगा। अगर दोनों की पोटेंशियल सेम है, दोनों की पावर एक जैसी है, तो फिर इलेक्ट्रॉन कहीं से कहीं मूव नहीं करेंगे, इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं करेंगे। इसके बाद आता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड का मतलब होता है कोई चीजें फिक्स होनी चाहिए। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड का मतलब है कि जहाँ पे 3 कंडीशन फॉलो होती है। पहला कि जो कंसंट्रेशन होगा इलेक्ट्रोलाइट का वो 1 होना चाहिए, फिक्स है, ये 1 m होना चाहिए। दूसरा टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए, स्टैंडर्ड कंडीशन होना चाहिए, और प्रेशर होना चाहिए 1 बार या 1 atm प्रेशर। अगर ये कंडीशन को फॉलो करता है जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसी को हम स्टैंडर्ड बोल देंगे। तो स्टैंडर्ड की 3 कंडीशन है, कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट का 1 होना चाहिए, टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए, और प्रेशर होना चाहिए 1 atm प्रेशर। तो उस कंडीशन को हम कहेंगे स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड के 2 टाइप होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन और ऑक्सीडेशन 2 तरीके के होते हैं। सी बात है, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा उसे कहेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और दूसरा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन विच रिडक्शन अकर, जहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा। इन दूसरों को एक दूसरे को हम चेंज कर सकते हैं इसमें। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और साइन माइनस करोगे तो एक से दूसरे में चेंज हो जाएगा। तो अब जो मेन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माना जाता है वो रिडक्शन को माना जाता है। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माना जाता है। यानी जितने भी आपके पास क्वेश्चन आंसर आएंगे वो रिडक्शन फॉर्म में आते हैं, ऑक्सीडेशन में नहीं आते। क्यों? क्योंकि जो स्टैंडर्ड को माना गया है वो रिडक्शन को स्टैंडर्ड माना गया है, ऑक्सीडेशन को स्टैंडर्ड नहीं लेते हम लोग। इसीलिए जितने भी क्वेश्चन आंसर आएंगे वो रिडक्शन में आएंगे। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Zn, तो ये रिडक्शन में होगा। और अगर इसी को हम ऑक्सीडेशन में लिखेंगे तो Zn क्या करेगा, लूज करता है इलेक्ट्रॉन को और बन जाता है Zn2 प्लस। तो ये आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पहला स्टैंडर्ड किसे बोलेंगे, जो 3 कंडीशन को फुलफिल करता है,
पहला कंसंट्रेशन किस इलेक्ट्रोलाइट की 1 होनी चाहिए, टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए और प्रेशर 1 atm या 1 बार प्रेशर होना चाहिए। दूसरा इसके दो टाइप होते हैं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन का मतलब ऐसा इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। रिडक्शन का मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जहाँ पे रिडक्शन होगा। ये एक दूसरे को चेंज कर सकते हैं हम लोग, साइन को चेंज कर दो बस, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बस साइन चेंज कर देना। रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, इसको नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, नोट का मतलब स्टैंडर्ड। यहाँ पे क्या होगा, पहले Zn आएगा फिर Zn2 प्लस आ जाएगा, तो 0 से ऑक्सीडेशन नंबर प्लस हो रही है यानी ये ऑक्सीडेशन। इसमें ठीक इसका उल्टा हो जाता है ई नोट, ई नोट का मतलब रिडक्शन है, Zn2 प्लस आएगा स्लैश Zn आएगा। तो जितने भी क्वेश्चन आपको देखेंगे वो रिडक्शन में मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्टैंडर्ड माना गया है, रिडक्शन को ही स्टैंडर्ड माना गया है, ऑक्सीडेशन को हम स्टैंडर्ड नहीं मानते। तो ये आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल भी खत्म होता है। अब आता है सेल पोटेंशियल, या इसी को कहते हैं ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव सेल, इलेक्ट्रोमोटिव सेल या फोर्स। तो इसकी डिफाइन क्या होती है, इसकी डिफाइन भी वही है जो हमने अभी किया था, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। जब दो इलेक्ट्रोड के बीच में होता है, व्हेन नो करंट इज पास्ड, अगर कोई भी करंट पास नहीं हो रही है, उसके बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे कहेंगे सेल पोटेंशियल या ईएमएफ पास। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड व्हेन नो करंट इज पास्ड उसे कहेंगे सेल पोटेंशियल या ईएमएफ ऑफ सेल। इसको भी कैसे रिप्रेजेंट करते से करते ई नॉट सेल से रिप्रेजेंट करते। नॉट, जहाँ पे भी नॉट आ जाएगा वो स्टैंडर्ड वर्ड यूज होता है, ये स्टैंडर्ड ही आता है। सेल पोटेंशियल या ईएमएफ ऑफ सेल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। अब जो रिडक्शन होता है उसको हर हमेशा राइट हैंड साइड में लिखते हैं और ऑक्सीडेशन को हर हमेशा हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, इसको लिखते हैं राइट हैंड साइड। तो इसको एक और फॉर्मूला लिख देते हैं ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, यानी जो राइट में रखा है माइनस ई नॉट लेफ्ट में रखा है। लेकिन इन दोनों की जो वैल्यूज आएंगी वो रिडक्शन फॉर्म में ही होनी चाहिए, वो ऑक्सीडेशन में नहीं होनी चाहिए, यानी ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो ये सेल पोटेंशियल का आपका हो जाएगा। तो सेल पोटेंशियल में आपका ईएमएफ ऑफ सेल आता है, तो इसका फॉर्मूला, इसके बेस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको? यस सर। अब देखो इसमें आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोग लेते हैं एग्जांपल डेनियल सेल का। तो ये बनता कैसे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, पहले इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। स्ट्रक्चर में हम क्या लेते हैं, दो अलग अलग सेल ले लेते हैं, दो अलग अलग सेल लेंगे, एक में ऑक्सीडेशन, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड में। तो हमें पता है लेफ्ट में हर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, ये फिक्स है, और राइट में हर हमेशा रिडक्शन होगा, ये भी फिक्स है। अब सेल की कंडीशन क्या है, उसमें एक इलेक्ट्रोड लगा दो। इलेक्ट्रोड को हम किससे कनेक्ट करेंगे, एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दो या अमीटर वगैरह से कनेक्ट कर दो। इसका काम क्या है, इसका काम है, ये गैल्वेनोमीटर होता है, ये पता लगाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये इसको पता लगाता है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट फिल कर दो, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोलाइट फिल कर दिया, ये जिंक ले लिया हमने और ये ले लिया कॉपर। जैसे आप जिंक और कॉपर लोगे तो इसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम कहते हैं डेनियल सेल कहते थे, क्योंकि डेनियल साइंटिस्ट ने इसको बताया था, इसीलिए इस सेल का नाम डेनियल सेल हो गया। तो यहाँ पे आपने इलेक्ट्रोलाइट, उसी का इलेक्ट्रोलाइट रखेंगे, वो सबसे ज्यादा बेस्ट है, तो हमने इसी का रखना है। जिंक लिया है तो जिंक का ही होगा, तो हमने ले लिया ZnSO4। कॉपर है तो कॉपर का ही लेंगे, CuSO4।
ये आपने रख दिया। इसके में एक और कमी है, वो है सॉल्ट ब्रिज की। यहाँ पे हम सॉल्ट ब्रिज लगा देंगे। सॉल्ट ब्रिज इस तरीके से लगा होता है ये। इसके यहाँ पे जो इसका ये आगे का पार्ट है, इसमें कॉटन प्लग लगा होता है। कॉटन प्लग, कॉटन प्लग होता है, ठीक है। तो कॉटन प्लग इसके आगे लगा होता है यहाँ पे। और ये इसमें हम अगर मीडियम में या जिलेटिन में, जो मीडियम होता है वो अगर होता है जिससे वो लिक्विड फॉर्म में आ जाए, या जिलेटिन। जिलेटिन या अगर में हमने कुछ भी लगा दिया, KCl लगा दिया, KCl या KNO3 रख दिया, कोई भी सॉल्यूशन जो इसमें इनके साथ रिएक्शन ना करे, जो हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है इसके साथ वो रिएक्शन नहीं करना चाहिए, और दोनों की स्पीड प्लस और माइनस की सेम होनी चाहिए, इसको हम यहाँ पे रखेंगे। और किस मीडियम में रखना है, अगर या जिलेटिन के, ताकि वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा तो मूवमेंट कर सकता है। तो ये आपका सॉल्ट ब्रिज हो गया, ठीक, जो बीच में लगा होता है। तो ये इसका इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया। इंस्ट्रूमेंटेशन मतलब क्या क्या चीजें इसमें लगी हुई है। अब ये वर्क कैसे करता है, वर्किंग कैसे करेगा? तो वर्किंग करने के लिए जैसे हमने पहले ले लिया ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन करेगा क्या, देखो ऑक्सीडेशन करता है क्या है। ऑक्सीडेशन का नाम ही हमने ध्यान रखा कि ऑक्सीडेशन हम क्यों कह रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में है। तो यहाँ पे जिंक होगा जो ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और जिंक 2+ बन गया। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से मूव करेंगे, इसको कहते हैं हम एनोड, जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, और दूसरे वाले को कहेंगे कैथोड, वहां पे रिडक्शन हो जाएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो गया एनोड से। एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, किसने इलेक्ट्रॉन निकाला, जिंक ने। जिंक ने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे पहुंच गया। पता कौन लगाएगा, गैल्वेनोमीटर पता लगाएगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल चुका है। तो इलेक्ट्रॉन किसने दिया, यहाँ पे जिंक ने दिया। तो पहला काम है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यानी जिंक ने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। अब जो Zn2+ है ये यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रोड है धीरे धीरे कम होने लगता है। आपने इलेक्ट्रोड ये लिया था, धीरे धीरे कम होके आधा हो जाता है, तो जिंक इससे निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो जिंक यहाँ से कहाँ चला जाता है, आयंस में चला जाएगा। इसकी वजह से जो आयंस होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसमें प्लस आयंस यानी Zn2+ आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, जब यहाँ पे बढ़ने लगेगा तो ये जो सॉल्ट ब्रिज होता है, यहाँ से ये क्या करेगा, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए माइनस वाले को यहाँ से भेज देगा। इसको माइनस वाले को बोलेगा यहाँ चले जाओ, तो ये माइनस यहाँ से इधर आ जाएगा। तो ये क्या करता है, इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। जो Zn2+ की कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा हो रही थी, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। कौन न्यूट्रलाइज करेगा, जो सॉल्ट ब्रिज है। सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, अपने यहाँ से माइनस वाले को भेजेगा और इसको न्यूट्रलाइज करवा देगा, ठीक है। तो अब धीरे धीरे इसकी कंसंट्रेशन कम होती है तो ऐसे दिखता रहेगा, इसीलिए कुछ टाइम बाद ये सेल डेड हो जाता है। तो जब ये कंसंट्रेशन पूरी खत्म हो जाएगी। तो ये पहला वर्किंग था आपका ऑक्सीडेशन साइड का, कि ऑक्सीडेशन में कैसा वर्क करता है। मेन काम क्या हमारा, इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करना। इसने इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस किया। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूवमेंट करेगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा एनोड से कैथोड की तरफ। एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन निकला, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। अपोजिट का मतलब कैथोड से एनोड की तरफ जो इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिसिटी वो किधर से किधर होगा, कैथोड से एनोड की तरफ, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो आपको पूछेगा कि बताओ इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन क्या है, कैथोड से एनोड। इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो कर रहे हैं, एनोड से कैथोड की तरफ। इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, जिंक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और Zn2+ बनेगा, वहां से इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है। तो ये पहला वर्किंग है ऑक्सीडेशन का, ये समझ में आ गया। Yes, sir. अब इसके बाद आता है कैथोड का। कैथोड मतलब रिडक्शन का। अब रिडक्शन कैसे वर्किंग करेगा, अब जिंक ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, लेकिन इसको इलेक्ट्रॉन को लेगा कौन, तो जो कॉपर सॉल्यूशन रखा हुआ है, पहले ये टूट जाता है Cu2+ में और SO4 2- में। अब ये टूटेगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज जनरेट हो गया। अब जो उधर की साइड से जिंक ने इलेक्ट्रॉन भेजा हुआ है, ये क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को तुरंत गेन कर लेगा, इसीलिए से रिडक्शन बोलते हैं। यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ये कॉपर बन जाएगा। अब क्या हुआ, जो ये कॉपर था, अब ये धीरे धीरे इसकी कंसंट्रेशन बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो CuSO4 सॉल्यूशन था, इससे कॉपर यहाँ डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो कॉपर है आपका, ये डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाता है, कहाँ पे डिपोजिट हो जाता है, कैथोड में।
जिससे इसकी थिकनेस क्या होती है, बढ़ने लगती है। तो थिकनेस बढ़ने लगेगा और ये मोटा होने लगता है, थिकनेस इसकी इंक्रीज होने लगती है। ठीक है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन आया, इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। अब क्या हुआ, जो सॉल्यूशन है उसमें माइनस चार्ज बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि कॉपर +2 तो यहाँ आ गया डिपॉजिट, तो जो नेगेटिव चार्ज है उसकी कंसंट्रेशन इसमें इंक्रीज होने लगती है। तो इससे दिक्कत पैदा होती है कि ये जो कॉपर है वो यहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि माइनस यहाँ ज्यादा हो गया, तो इसको अपनी तरफ ही खींच लेगा। तो इस माइनस को रिड्यूस करने के लिए क्या होता है, जो सॉल्ट ब्रिज होता है, सॉल्ट ब्रिज से बोलेंगे कि आप प्लस वाला, जो प्लस वाला कोई भी पार्ट होगा उसको तुरंत कहाँ भेज दो, इस चैम्बर में भेज दो। तो ये प्लस को भेजेगा कहाँ पे, SO4 के साथ। तो ये इन दोनों के साथ मिलकर इसको न्यूट्रल बना देगा। तो इसका काम है न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना। अब क्या होगा, जो सॉल्यूशन है उसमें माइनस चार्ज है नहीं, क्योंकि तो न्यूट्रल हो गया। तो इस तरीके से प्रोसेस चलती चली जाएगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया वर्किंग ऑफ रिडक्शन हाफ सेल का। तो आधा सेल है उसमें क्या हुआ, उसने इलेक्ट्रॉन निकाला, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ, तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया रिडक्शन हाफ सेल का वर्किंग। आया समझ में? Yes, sir. अब जो सॉल्ट ब्रिज है उसका रोल क्या होता है? सॉल्ट ब्रिज होता क्या, ये सॉल्ट ब्रिज होता है इन्वर्टेड यू ट्यूब। हम इसे उल्टा रख देते हैं यू ट्यूब को, जैसे इस फॉर्म में, ये फॉर्म में रख दिया हमने, ये आपका सॉल्ट ब्रिज हो गया। ठीक है, इसमें हम क्या रखते हैं, कोई भी एक सॉल्यूशन रखते हैं, सॉल्ट रख देते हैं, कोई भी मिक्सचर को इन अगर सॉल्यूशन में, अगर मीडियम होता है ताकि वो लिक्विड फॉर्म में आ जाए, या जिलेटिन में डाल देते ताकि वो लिक्विड में आ जाए, तो मूवमेंट करने लगेगा। क्योंकि ये क्या होता है, सॉलिड होता है, तो सॉलिड मूवमेंट नहीं कर पाता, तो हम उसे अगर या जिलेटिन में डालते हैं और इसमें यहाँ रख देते हैं। इसके यहाँ पे कॉटन प्लग लगा देते हैं कॉर्नर पे, ताकि ये पूरा का पूरा एक साथ ना जाए, धीरे धीरे करके जाएगा। तो इसलिए उसके बाहर हम लगा देते हैं कॉटन प्लग। अब क्या होता है, अब ये होगा कि आपको पता है कि इस साइड में प्लस बढ़ रहे थे, दूसरी साइड में माइनस बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो इसका रोल क्या होता है, इसका रोल यही है कि टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। दोनों साइड में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है। तो टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को कैसे मेंटेन रखेगा, न्यूट्रलिटी को, यहाँ पे प्लस चार्ज ज्यादा होगा तो अपने वाले माइनस को, जैसे सपोज इसमें KNO3 रख दिया, तो माइनस वाले को बोलेगा चलो यहाँ से प्लस की तरफ चले जाओ, तो यहाँ से प्लस में आ जाएगा। तो प्लस और माइनस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। यहाँ माइनस बढ़ रहा था ज्यादा, तो इसने प्लस वाले को भेज दिया कि जाओ तुम इधर चले जाओ। अब ये प्लस वाला जाएगा, माइनस वाले को न्यूट्रलाइज कर देगा। अब ये न्यूट्रलाइज करेगा तो यहाँ पे प्लस माइनस का चक्कर खत्म हो गया। तो ये रिएक्शन, ये प्रोसेस क्या होगा, साइमल्टेनियसली चलती चली जाएगी टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। सेकंड जो इसका काम है वो है टू कंप्लीट इनर सर्किट। इनर सर्किट, जो इनर सर्किट है उससे क्या करता है, कंप्लीट करता है, जिससे क्या होता है, जो आउटर सर्किट है वो फ्लो करने लगता है। इसकी वजह से आउटर सर्किट फ्लो करता है। क्यों? क्योंकि अगर ये न्यूट्रलिटी को मेंटेन नहीं रखेगा तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस ज्यादा आ गया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन को इधर कर रहा था पास, अब वो इलेक्ट्रॉन को सॉल्यूशन में खींच लेगा, तो रिएक्शन जाएगी नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा नहीं। यहाँ पे कॉपर जो माइनस चार्ज ज्यादा होगा, तो जो कॉपर डिपॉजिट हो रहा था वो उसको जाने ही नहीं देगा, क्योंकि माइनस इसको अपनी तरफ खींच लेगा, प्लस प्लस को माइनस अपनी तरफ खींच लेगा। तो न्यूट्रलिटी को करना बहुत मेन था। और न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के बाद इसने इनर सर्किट को कंप्लीट कर दिया। इनर मतलब अंदर के सर्किट को, नीचे से अंदर वाली जो सर्किट है वो कंप्लीट हो गई, जिससे क्या होगा, आउटर सर्किट अपने आप यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करने लगेंगे, नहीं तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना पॉसिबल नहीं था। तो ये आउटर सर्किट को हेल्प करता है। इनर सर्किट को कंप्लीट करने के बाद आउटर सर्किट है जो, उसे क्या करेगा, हेल्प करेगा, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए। अगर ये ऐसा नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होते, तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। तो ये इसके दो रोल है। अब रोल के बाद क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स खास बात क्या है इसकी, तो खास बात यही है कि सबसे पहले हम इनर्ट वाला लेंगे ताकि वो किसी के साथ रिएक्शन ना कर पाए। जो भी हम इसमें इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं वो इनर्ट होना चाहिए, वो किसी के साथ भी रिएक्शन करके
कोई कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं करना चाहिए। दूसरा, जो इसमें प्लस चार्ज होगा और जो माइनस चार्ज होगा, इसकी स्पीड लगभग दोनों की सेम होनी चाहिए। उसे कहते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब मूविंग जो टेंडेंसी होती है वो दोनों की सेम होनी चाहिए। ये नहीं कि एक बहुत स्पीड से चला गया, एक स्लो स्लो जा रहा है। तो दोनों की स्पीड सेम होनी चाहिए लगभग, और दोनों की मोबिलिटी हाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे प्लस चार्ज बहुत हो गया, ये इसकी स्पीड है ही नहीं, कुछ स्लो स्लो मूवमेंट कर रहा है। तो स्लो मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, हाई स्पीड से जाना चाहिए ताकि तुरंत उसको न्यूट्रलाइज कर दे। तो ये रिएक्शन साइमल्टेनियसली चलती जाएगी। अगर स्लो मूवमेंट करेगा, पता चला प्लस ज्यादा हो गया, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा और रिएक्शन रुकेगी और सेल डेड हो जाएगा। तो उसको मूवमेंट जो होनी चाहिए वहां पे इलेक्ट्रोलाइट की, वो लगभग दोनों की फास्ट होनी चाहिए। दोनों का स्पीड लगभग सेम होना चाहिए। एक ऐसा ना हो कि एक तरफ तुरंत न्यूट्रलाइज हो गया, दूसरी तरफ कोई नहीं रहे। और इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए ताकि इनमें कभी भी रिएक्शन ना हो। पता चला यहाँ पे आपने प्लस वाला भेजा था, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा और कोई विस्फोट हो गया, कोई गैस निकल गई या कुछ पॉइजनस गैस हो गया, ऐसा ना हो, ताकि वो डेंजरस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सॉल्ट ब्रिज का रोल है। समझ में आ गया? Yes, sir. इसमें बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ सॉल्ट ब्रिज इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो आपको ध्यान रखना ये है टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी और टू कंप्लीट इनर सर्किट, टू हेल्प द आउटर सर्किट, टू प्रोवाइड द आउटर सर्किट या टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला इसमें बहुत बार क्वेश्चन आपका बोर्ड में पूछा हुआ है और बोर्ड कई बार क्वेश्चन को रिपीट करता है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे हम इस सेल का। रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। रिप्रेजेंटेशन को भी वही करेंगे हम लोग कि हमें पता है ये लेफ्ट हैंड साइड होगा, ये राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पे भी यही करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हम ऑक्सीडेशन को शो करते हैं और राइट हैंड साइड में हम रिडक्शन को शो करेंगे। आर से राइट और आर से रिडक्शन, दोनों के बीच में सॉल्ट ब्रिज को दिखाते हैं। तो सॉल्ट ब्रिज को दो पैरेलल लाइन से दिखाते हैं। अब आपको पता है कि ऑक्सीडेशन में क्या होगा, पहले मेटल उसके बाद मेटल आयन। रिडक्शन में क्या होता है, पहले आयन फिर उसके बाद मेटल। अब इसके बाद देखो, ये जो मेटल है सॉलिड स्टेट में होगा तो उसको एस से दिखा दो, यानी फिजिकल स्टेट को दिखाना जरूरी है। इसमें फिजिकल स्टेट को दिखाना जरूरी है। सॉलिड के लिए एस, लिक्विड के लिए एल, गैस के लिए जी और एक्वस के लिए ए क्यू। जैसे ये है, ये पानी में मिला होगा तो एक्वस आ जाता है, ये भी पानी में मिला होगा तो एक्वस लिख देते हैं हम इसे। अब इसके बाद इसकी कंसंट्रेशन को दिखाना जरूरी है। कंसंट्रेशन को, कंसंट्रेशन किसकी होती है, जो जिसमें कोई चार्ज नहीं है उसकी कंसंट्रेशन हर हमेशा 1 होती है, ये ध्यान रखना। जिसमें कोई चार्ज नहीं है उसकी कंसंट्रेशन को हर हमेशा 1 माना जाता है, ये फिक्स है। लेकिन जिसमें चार्ज है उसकी कंसंट्रेशन क्वेश्चन में दी होगी। तो सपोज इसकी कंसंट्रेशन C1 है, इसकी C2 है, तो ये भी दिया होगा। दूसरा, अगर कोई प्रेशर यहाँ पे यूज हो रहा है तो प्रेशर को भी हम शो करेंगे। अगर यहाँ पे प्रेशर भी दिया हुआ है किसी का तो वो प्रेशर को भी हम दिखाएंगे। एटीएम में जैसे यहाँ पे लिख दिया कि 5 एटीएम प्रेशर तो दिखा होगा, यहाँ पे 2 एटीएम प्रेशर तो यहाँ लिखा होगा। तो प्रेशर जनरली गैस के फॉर्म में आता है, तो जो गैस होता है वही प्रेशर को लगाता है। तो अगर कोई गैस फॉर्म में होगा तो वहां पे आपको प्रेशर लिखा होगा। एटीएम में या बार में आपको प्रेशर यूज किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हमने कोई इलेक्ट्रोड यूज किया, यहाँ पे तो जिंक खुद इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे कॉपर खुद इलेक्ट्रोड है, तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर हाइड्रोजन वगैरह कोई गैस यूज कर रहे हैं हम और वहां पे इलेक्ट्रोड लिखना है, तो इलेक्ट्रोड को यूज करने के लिए हम उसके आगे लिख सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस यूज करी हमने तो उसके आगे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिखा है तो पीटी लिखा होगा। जो भी गैस है उसके आगे कोई लिखा होगा। अगर रिडक्शन में कोई गैस यूज करी है तो उसके पीछे हम लिख देंगे प्लेटिनम या कॉपर या कोई भी जो इलेक्ट्रोड हमने यूज किया हुआ। तो इससे आप समझ जाओगे कि इसमें इलेक्ट्रोड हमने एक्स्ट्रा यूज किया हुआ बाहर से। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन जनरली इस फॉर्म में होता है, Zn/Zn2+, बीच में सॉल्ट ब्रिज आ जाएगा, फिर कॉपर Cu2+ / कॉपर, ठीक है।
तो ये आपका हो गया सेल रिप्रेजेंटेशन। समझ में आ गया? Yes, sir. अब अगर हम इसको सेल रिप्रेजेंटेशन को रिएक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? जैसे मैंने लिखा CD/CD3+, फिर यहाँ पे डबल एरो लगा दिया, Copper 2+ कॉपर। मैंने बोला इसकी रिएक्शन बनाओ, तो सीधी सी बात है, जो पहले लिखा होगा उसे पहले लिख दो, इसमें भी जो पहले लिखा होगा उसे पहले लिख दो, फिर इसको बाद में लिख दो, और यहाँ पे इससे बाद में रख दो। इसी से देख के पता चल रहा है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज का मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन वाला ही था, यहाँ पे आपको दिख के पता चल जाएगा ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। Cu2+ से कॉपर में चला गया ना, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रही है, यानी इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका भी यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो आप इसको रिएक्शन में चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने अभी लिखा Zn/Zn2+, डबल एरो यानी सॉल्ट ब्रिज, कॉपर प्लस Cu, इसकी रिएक्शन बनानी है। तो जो भी हमने पहले लिखा उसे पहले लिख दो, Zn/Cu2+, गिव्स Zn2+ और ये Cu। अब दिखने से हमें पता चल जाएगा, देखो दिखने से कैसे, इसका ऑक्सीडेशन है, तो यहाँ पे देखो 0 से +2 यानी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। कॉपर में Cu2+ से 0 यानी ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, यानी रिडक्शन, तो आपको रिएक्शन में भी वो चीज दिख जाएगी। अब बैलेंस करना आपको इसमें आना चाहिए, ठीक है? तो आप कैसे इस रिप्रेजेंटेशन को सेल में चेंज करोगे, या कैसे रिएक्शन को रिप्रेजेंटेशन में चेंज करेंगे? तो अगर कोई रिएक्शन आपको दे दी है और उसको रिप्रेजेंट करना है सेल में, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया Sn प्लस Cu2+, यहाँ पे लिख दिया Sn4+, और यहाँ पे लिख दिया Cu। अब इसको सेल में कैसे रिप्रेजेंटेशन करना है? तो इसमें देखो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन इसका, रिडक्शन इसका। ऑक्सीडेशन में Sn/Sn4+, फिर सॉल्ट ब्रिज, फिर Cu2+/Cu, ठीक है? तो ये आपका सेल रिप्रेजेंटेशन हो, और इसी को रिएक्शन में चेंज करना है। क्वेश्चन में आपको कोई भी दिया जा सकता है, आप एक को दूसरे में चेंज कर सकते हो। तो ये आपका पहला पोर्शन बिल्कुल फिनिश हो गया, ठीक है? यहां तक कोई डाउट? No, sir. फिर आप इसको ज्वाइन करो दोबारा, तो 1-2 पॉइंट और खत्म करते हैं आज हम, और कल इसको फिनिश कर देंगे। तो दोबारा रिज्वाइन करो आप। Okay, sir.